जी, हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। एक बार मैं आपको रिकैप कर रहा था कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, क्योंकि जब तक रिकैप नहीं कराऊंगा ना तो आप उलझ जाओगे कि पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, याद कीजिए, मैंने जिस दिन जेनेटिकल डिसऑर्डर स्टार्ट किया था, ये हमारा जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक था। हमने कहा था कि हम जेनेटिकल डिसऑर्डर को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक वो डिसऑर्डर पढ़ते हैं जहां डिफेक्ट जीन में हुआ हो, और एक वो पढ़ते हैं जहां डिफेक्ट क्रोमोजोम में हो गया हो। जो जीन में डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। याद कीजिए, हमने कहा था क्योंकि मेंडल जीन के बारे में बात करते थे, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, यहाँ जो भी गड़बड़ी हुई है वो जीन के वजह से हुई है, इसलिए इसको हमने बोला था जीन रिलेटेड। अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, जो क्रोमोजोम में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के नाम से ही जानते हैं, वो हम पढ़ेंगे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। फिर हमने कहा था कि अगर जीन की बात हुए तो जीन तो दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे आपका ऑटोसोमल और एक होगा सेक्स लिंक्ड। जीन तो दो प्रकार के होंगे, ऑटोसोमल और एक होगा एलोसोमल, जिसको आप सेक्स लिंक्ड भी कहते हो। ऑटोसोमल जीन और सेक्स लिंक्ड जीन। अब जब मैंने सेक्स लिंक्ड का बात किया तो यहाँ पे दो बात करना पड़ेगा, एक एक्स लिंक्ड और एक वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर आपके सिलेबस में कोई खास ज्यादा है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत बातें करनी चाहिए वाई लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में वो हम आपसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि कुल मिला के हमें बातें करनी है ऑटोसोमल जीन रिलेटेड डिसऑर्डर की और एक्स लिंक्ड जीन रिलेटेड डिसऑर्डर की। अब ऑटोसोमल भी तो जीन तो दो प्रकार का होगा, एक होगा क्या, एक होगा आपका डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार का होगा, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। रिसेसिव में आप जानते ही हो कि अगर रिसेसिव कंडीशन में आके डिसऑर्डर हुआ है तो किसी चीज के ना बनने की वजह से डिसऑर्डर हुआ होगा, चाहे वो ऑटोसोमल हो चाहे वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड वाला हो। और अगर डोमिनेंट जीन के वजह से डिसऑर्डर हो रहा है तो कोई एक्स्ट्रा ऐसा चीज बन गया जो बॉडी के लिए हार्मफुल था, नहीं बनना चाहिए था, और वो एक अलील भी अगर उसका आ गया तो वो हार्मफुल चीज बना देगा और बॉडी को नुकसान दिला देगा और बॉडी चला जाएगा नुकसान, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लेकिन पता है बच्चों, आपके सिलेबस में ना डोमिनेंट की ज्यादा बहुत चर्चा नहीं की जाती है, सिलेबस में ही नहीं है, आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। तो मैंने कहा था कि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी कोई खास चर्चा नहीं करेंगे और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तो चर्चा करेंगे ही नहीं ज्यादा। तो हम चर्चा किसकी करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव की और एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। और इन दिनों हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पर ही रहे थे। यहां तक जो मैंने रिकॉल कराया, क्या निशा कुछ समझ में आया हम लोगों ने जेनेटिकल डिसऑर्डर में इतने दिनों में क्या पढ़ा था? आप लेट आए इसलिए मैंने कराया रिकॉल, कुछ हवा लगा? यस सर। हाँ, तो हम लोग ऑटोसोमल, यस सर। और हाँ ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं लिस्टिंग कर देता हूँ आपके साथ। हमने फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ लिया, हमने एल्केप्टोन यूरिया पढ़ लिया, हमने एल्बिनिज्म पढ़ लिया, इसके बाद हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ लिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ लिया, इसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया, सिकल सेल, ठीक है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वेट कर लेता हूँ एक सेकंड। राइट, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया, हमने थैलेसीमिया पढ़ लिया, इतना डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक और पढ़ा था फिनाइलकेटोन यूरिया एल्बिनिज्म पढ़ लिया, फिनाइलकेटोन एल्केप्टोन यूरिया पढ़ लिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ लिया, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया, और एक कौन छूट गया, एक कौन सा छूट गया जो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था? टे सेक्स डिजीज, टेस, इसी को लाइसोसोमल स्टोरिंग डिसऑर्डर भी बोले थे, टे
सेक्स डिजीज। इतना हमने पढ़ लिया, और अगर आपको याद हो तो इन तीनों को हमने कंपैरेटिव वे में स्टडी किया था, याद हो अगर तो। इनको सेपरेटली स्टडी किया, इनको सेपरेटली स्टडी किया, फिर इन दोनों को भी हमने सेपरेटली स्टडी किया। और निशा आप ये सब पढ़ लिए होंगे, टे सेक्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। क्या ये चार आपको समझ में आया था लास्ट क्लास में? यस सर। चलिए, फिनाइलकेटोनुरिया, एल्बिनिज्म वगैरह वो जब मैं आपको जेनेटिक का बैकअप दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये सारा लिस्टिंग किसका था हमारा, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये सारा लिस्टिंग था हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का ये सारा डिसऑर्डर था। इसमें भी एक एंजाइम की कमी होती है, इसमें भी एक एंजाइम की कमी होती है, इसमें भी एक एंजाइम की कमी होती है, और सारा एंजाइम का नाम बता रखा था इंपॉर्टेंट। इसमें भी एंजाइम की ही कमी होती है। हाँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक प्रोटीन है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कंडक्टेंस प्रोटीन, उसकी कमी होती है। और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क हो जाता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का। इसमें तो केवल बीटा, और इसमें अल्फा का भी हो सकता है और बीटा का भी हो सकता है। कुल मिला के ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या एक्सेस की वजह से कोई भी चीज डिसऑर्डर हो रहा है? डिसऑर्डर का काउज एकदम ओरिजिन पे जाइए। देखिए, कभी भी कोई भी बात कीजिए ना, बीच से उठाकर रील मत काटिए, बीच से उठा के नहीं, ओरिजिन पे। अब आप बोलोगे सर एंजाइम की अधिकता हो गई, सर मतलब कि एक पर्टिकुलर थिंग्स की अधिकता हो गई, हुई है, पता कहाँ Cl- की अधिकता हो गई, सेल के बाहर अंदर इम्बैलेंस हो गया। इस केस में भी बोलोगे सर फिनाइल कीटोन जो है वो जमा होने लगा। अरे वहां वो तो वो देखो मत, आप कोई भी बात करो तो उसके ओरिजिन पे जाओ कि ये चीज किसकी वजह से हुआ। तो ये हुआ पर्टिकुलर एंजाइम की कमी की वजह से। ओरिजिन इज दैट, काउज इज दैट। चाहे वो फिनाइल कीटोन यूरिया हो, चाहे वो एल्कप्टोन यूरिया हो, चाहे वो एल्बिनिज्म हो, चाहे वो टेसिक्स हो, चाहे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, आप ये नहीं कह सकते कि किसी चीज के अधिकता की वजह से हुआ। ये सारा डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर तभी होगा जब उसके, और इन सभी के जीन, जो भी चीज की कमी हुई है, कहीं एंजाइम की कहीं प्रोटीन की, उनके जीन जो है अलग अलग ऑटोसोमल जीन पर लोकेटेड थे। इन सब का तो नाम भी बताया था, याद है? बीटा के लिए 16 और अल्फा के लिए 11, याद आ गया कुछ? तो ये तो इंपॉर्टेंट भी था, इसका क्रोमोसोम नंबर भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सब हुआ, मैंने सारा बता दिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। अब बच्चों में एक बात बताने जा रहा हूँ, नोट्स में ये नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन आ जाएगा ना उस दिन आप गलत कर दोगे। एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्किड, SCID, नाम से लो स्किड, फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम की भयानक कमी होगी। पता है इसमें क्या होने वाला है? लिम्फोसाइट्स की कमी होने वाली है। क्या होने वाला है? लिम्फोसाइट का काउंट कम होने वाला है। और आपको पता होगा, इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, जिनको पढ़ा चुका हूं वो जान रहे हैं, इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूं बच्चों, आपका पूरा इम्यूनिटी का कमान इसी के हाथ में है, यही संभाल रहा है पूरा इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट WBC। और उसकी कमी अगर हो गई ना तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। फिर आप बोलोगे सर ये यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इम्यून सिस्टम में पढ़ाते, इम्यून सिस्टम में तो पढ़ाते ही है, इम्यून सिस्टम में तो पढ़ाते ही है, स्किड पढ़ा भी रखा है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में, स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो आप बोलोगे सर इसको आप ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्यों लिस्टिंग कर रहे हो? जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन क्वेश्चन आएगा ना, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे करेंगे। उसका कारण क्या है अब बताता हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई चीज की कमी हो जाती है, और यहाँ कमी किसकी हो रही है? इम्यून सिस्टम की। नो डाउट यहाँ कमी हो रही है WBC की। रीजन ये नहीं कि WBC का कमी हो रही है, उसके पीछे का कारण देखिए, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों WBC की कमी हुई है, उसके पीछे का कारण देखिए। हम मैं बोला ना, बार बार ओरिजिन पे जाइए, ओरिजिन पे जाकर डिसेक्शन करना है। WBC की कोई कमी हुई, इसका मतलब WBC बना नहीं है। WBC बनता कहाँ है? बोन मैरो में। तो बोन मैरो में WBC बनाता कौन है? बोन मैरो में खास स्टेम सेल होता है, ये मैं इम्यून सिस्टम में बता दूंगा। बोन मैरो में खास लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल होता है, एक प्रकार का अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। ये स्टेम सेल
से बनता है कई सारे WBC अलग अलग टाइप के, ठीक है, इसी से बनता है WBC। तो जो इस दौरान मैच्योरेशन प्रोसेस होता है ना WBC के दौरान, तो उस दौरान एक खास एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है ADA, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम। नाम लिख दूं, एडिनोसिन ADENO, एडिनोसिन डी अमीनेज, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम है ये, एज लगा एंजाइम है। ये एंजाइम चाहिए होता है स्टेम सेल्स के द्वारा जो बोन मेरो के अंदर है WBC बनाने के लिए। अब आपको पता है ये एंजाइम है, एज लगा है, तो ये एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है। क्या इसको बनाने वाले कोई ना कोई जीन होंगे, राइट? अरे बोलो, और ये जीन होंगे तो ये बता दो बच्चों में, ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। कौन सा नंबर पे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ये ऑटोसोम पर मौजूद होता है। अब बताओ, अगर इस जीन का दोनों रिसेसिव फॉर्म आ जाए तो क्या ये एंजाइम बनेगा? निशा जल्दी बोलो। नो बोलो, सर। नहीं बनेगा। नहीं, नहीं बनेगा तो इम्पैक्ट क्या होगा? जल्दी बताओ, इम्पैक्ट क्या होगा? जल्दी बोलो। एडीए क्या काम करता था? जल्दी बोलो। WBC बनाने में काम आता था, WBC के मैच्योरेशन में। एडीए नहीं रहेगा तो क्या होगा? WBC का काउंट घट जाएगा, नहीं बनेगा, तो फिर एक बात वीक बताओ, हो जाएगा। हाँ तो एक बात बताओ, ये इम्यूनोडेफिशिएंसी हुआ, अच्छी बात है, ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का भी एग्जांपल बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर बाद में है, पहले ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। समझ में आया मैंने क्यों बताया? हाँ, इम्यून सिस्टम में भी बताएंगे, वहां पे भी बताएंगे, वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था ये जितने भी डिसऑर्डर है, मतलब कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में मैंने जितने भी डिसऑर्डर बताया है, एक भी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था फिनाइलकेटोन्यूरिया का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अल्कप्टोन्यूरिया का भी नहीं है, अल्बिनिज्म का भी नहीं है। इन तीनों में आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। मैंने कहा था टेसेक्स में भी नहीं है, इसमें मैंने कहा था 4 से 5 साल तक आने तक डेथ आने के बाद डेथ कंफर्म हो ही जाता है, डेथ नहीं रोक पाते डॉक्टर, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ट्रीटमेंट नहीं है उसका, अब बच पाओ तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी कुछ दिन का बाद डेथ हो ही जाता है लगभग। अगर ट्रीटमेंट है ही नहीं, प्रिकॉशन रखो थोड़ा बहुत बस, और क्या। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का भी ट्रीटमेंट नहीं है, हालांकि इसमें डेथ तब होगा जब बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, ब्लड कमी हो जाएगी, तब डेथ हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज ट्रीटमेंट तो नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस केस में ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए मैं अलग से अभी बात करूंगा, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि इस केस में आदमी मरेगा तो नहीं, अगर वो आदमी कम एक्टिविटी करता है, क्योंकि ये क्या है कि ये मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है O2 सप्लाई की, ब्लड की कमी आती है तो ब्लड O2 सप्लाई CO2 रिमूवल करता है। तो अगर आदमी ज्यादा काम धंधा ना करे, एकदम लेजीनेस कंडीशन में रहा है, तो वो जी सकता है, मरेगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो सीवियर हो गया है, तो मेजर वाला थैलेसीमिया हो गया, तब तो आप रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ, अगर नहीं कर पाए तो इमीडिएट डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट तो किसी में भी पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी मैंने ऐसा बोला कि इसका ट्रीटमेंट ये है? नहीं बोला, नहीं बोलूंगा ही नहीं, है ही नहीं ट्रीटमेंट। हाँ, थोड़ा सा सर्वाइवल बढ़ा लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, या फिर कहीं पे एल्बिनिज्म के केस में अम्ब्रेला वगैरह, ब्लैक गॉगल्स वगैरह यूज करके, ये सब मैंने सिखा रखा है। फिनाइलकेटोन्यूरिया, अल्कप्टोन्यूरिया में मैंने कहा कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करो तो बच जाओगे कुछ दिनों तक, मतलब प्रिकॉशन है, ट्रीटमेंट नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो लास्ट डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव में स्किड, बच्चों ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो क्या, ये दो डिसऑर्डर का एग्जांपल बन गया, एक ऑटोसोमल का तो बना ही बना, दूसरा इम्यूनोडेफिशिएंसी का बना ही बना, तीसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो चुका है। यस, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो चुका है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या कि ये एंजाइम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं? नहीं, इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से पॉसिबल हो चुका है। ये बात मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी बताऊंगा। देखिए क्या है ना, और बायोटेक्नोलॉजी में तो बताऊंगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसकी चर्चा करूंगा। ये तो स्टेम सेल है ना, स्टेम सेल बोन मैरो में मिलता है, बोन मैरो का स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने लग गया है, सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है ये पुराना मेथड है, लेकिन सक्सेसफुल था, आज भी होता है, लेकिन इसमें सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है स्किन के केस में। तो इसमें तो ट्रीटमेंट क्या है, डायरेक्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जिंदगी मस्त हो जाएगा। और बोन मैरो में किसका ट्रांसप्लांटेशन? स्टेम सेल का। लेकिन ये इसमें क्या है, उतना ज्यादा सक्सेस रेशियो नहीं मिला जितना हम दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ के लाए स्किन को ट्रीटमेंट करने का। दूसरा जो तरीका है ना, वो मार्केट में धूम मचा के रखा है, और वो है जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
और ये बात मैं आपको RDNA टेक्नोलॉजी में फिर से बताऊंगा, वहां पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए ये पर्टिकुलर जीन का रिसेसिव कंडीशन आ गया, इसलिए एंजाइम की कमी हो गई है। साइंटिस्ट खास करके बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस जीन को, ये जीन का पहचान कर चुके हैं किस ऑटोसोम पर, उसका लोकेशन भी पहचान कर चुके हैं। तो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर से वो जीन निकाल के उसका क्लोनिंग करते हैं और फिर वेक्टर की मदद से, एनिमल के केस में चल रहा है, ह्यूमन के अंदर बात चल रही है। चलो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को पढ़ा चुका हूँ, वो बताओ यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? निधि कुमारी, वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? जीन ट्रांसफर में वेक्टर कौन सा यूज होगा एनिमल के केस में? जल्दी, एनिमल के केस में यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज होगा? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसका मतलब आपको याद नहीं है, इसका मतलब आपको याद नहीं है। और इतना पॉपुलर सवाल है ये, लास्ट ईयर आया है वो अभी है, और आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो। सोच लो, यहाँ पर वेक्टर होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, रिवीजन की आवश्यकता है, अदरवाइज पढ़ाने से कुछ नहीं होता है जब तक बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे। यहाँ रेट्रोवायरस के मध्य, रेट्रोवायरस एक वेक्टर होता है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़े उनको पढ़ा दूंगा। तो रेट्रोवायरस एक वेक्टर होता है जो इस जीन को पेस्ट करता है अपने साथ और RDNA बनाता है, और उस पर्सन के अंदर ये जीन मतलब कि ट्रांसफर कर दिया जाता है बोन मेरो के स्टेम सेल्स के अंदर। जिस पर्सन के स्टेम सेल्स के अंदर इस एंजाइम की कमी है, मतलब वो जीन एंजाइम नहीं बना पा रहा है, और फिर जाके उसके अंदर परमानेंटली वो जीन उसी का हो जाता है और ADA एंजाइम अब बनने लगता है और WBC का काउंट आ जाता है। लेकिन ये जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी स्किड के केस में पॉसिबल हो पाया है जहाँ ADA डेफिशिएंसी पाया गया था, और ये पहली बार ये जो जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुआ था स्किड के केस में, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची पे सक्सेसफुल हुआ था पहली बार 1990 में, 1990 या 95 एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लेना, 90 ये शायद 1990, एक 5 ईयर की छोटी सी लड़की पर ये जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गया था, और तब से मार्केट में ट्रेंड में। हाँ ये बात है कि इस केस में जितना अर्ली जीन ट्रांसफर हो जाएगा उतना बेटर होगा, क्योंकि अगर बच्ची बड़ी हो गई तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। मतलब कि ये तो सच बात है कि अगर उसको ADA की कमी है तो इम्यूनिटी की कमी होगी, लेकिन फिर भी बड़ी होती जाएगी, थोड़ा बहुत तो बॉडी कॉप अप करेगा ना इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए। तो उस कंडीशन में रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो जीन को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन पता है इसमें अगर ये जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गया है, मतलब इस स्किड के केस में तो ये ट्रीटमेंट एक के तौर पे माना जा रहा है जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और अभी ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट यही माना जा रहा है जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर कितना बढ़िया तो टेक्नोलॉजी है, जीन ट्रांसफर करो, लाओ जीन, जिस जीन की कमी है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो जीन की कमी है, अगर रिसेसिव में आ गया तो किसी अच्छे पर्सन से लाओ उठा के, क्लोनिंग करो उसका, कोई मतलब कि उठा के लाओ कोई भी एक वेक्टर, एनिमल के केस में ट्रांसफर करना, लाओ रेट्रोवायरस उठा के चिपकाओ, ट्रांसफर कर दो, हो गया सर ट्रीटमेंट। इतना आसान है क्या? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी समस्या आती है। कई सारे वेक्टर अलाउ नहीं करता जीन को अपने साथ अटैच करने के लिए, कई सारा होस्ट सेल अलाउ ही नहीं करता RDNA को अपटेक करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद भी, ये सब हो जाने के बाद भी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो दूसरे का बॉडी से जीन आया है, कई बार वो अदर प्रोडक्ट ही बनाने लग जाता है, अदर एक्सप्रेशन ही शो करने लग जाता है। हाँ ये बात है कि अगर ऐसा है कि ये जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक ट्रीटमेंट बन चुका है जेनेटिकल डिसऑर्डर का, तो अभी के समय में रिसर्च ज्यादा इसी के फील्ड में हो रहा है कि क्यों ना जेनेटिकल डिसऑर्डर का रिसर्च मतलब कि ट्रीटमेंट जीन ट्रांसफर से ही किया जाए। और अभी करंटली सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पे वर्क चल रहा है। आई होप कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, साइंटिस्ट पॉजिटिविटी का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हाथ कुछ लगा नहीं है। जिस दिन लग जाएगा उस दिन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया वाले पेशेंट के लिए खुशी का माहौल होगा कि वो जीन ट्रांसफर करा सकेंगे और अपना ट्रीटमेंट करा सकेंगे। लेकिन एक काफी कॉस्टली है, लेकिन हाँ जिंदगी से ज्यादा कॉस्टली और क्या हो सकता है। तो कुल मिला के आप मन में ये मत पाल लेना कि सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हम जीन ट्रांसफर से कर दें, नहीं। अगर पॉसिबल होता तो हम आपको नहीं बताते क्या? जिसका पॉसिबल हो पाया उसका तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, केवल स्किड का हो पाया है और किसी का नहीं हो पाया। और अभी ट्रेंडिंग में तो चल रहा है
सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इसकी प्रयास चल रही है, काफी हद तक साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जीन ट्रांसफर से ठीक कर लें। पता तो चल ही चुका है कि इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 पे होता है, अल्फा बीटा के केस में अलग अलग। तो प्रयास चल रहा है, जिस दिन पता चल जाएगा आपको, गूगल से पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा, आर्टिकल से पता चल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मुझे बस इतना ही बताना था कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में ये स्किड जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर देना, ठीक है। तो यहां जाके आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी समाप्त होता है। स्किड समझ में आ गया? दोनों को हाथ खड़ा कीजिए, स्किड समझ में आ गया? चलिए अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना ये खत्म हो गया, अब ये कंप्लीटली खत्म हो गया। अब पहले ऑटोसोमल, मैंने क्या कहा, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दोनों यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट की थोड़ी सी चर्चा हम आपके नोट्स में कर देते हैं, और मतलब कि आपके अभी जो भी नोट्स में लिखा है उन सबको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी डिसऑर्डर है, सारे डिसऑर्डर में जो भी एक्सप्लेनेशन वाला चीज है वो मैं नोट्स में ही लिख के एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सिम्टम्स वगैरह आपको याद रखने होते हैं, तो वो मैं लिख के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं नोट्स रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो भी टेक्निकल चीज होगा वो तो मैं लिख के समझाऊंगा ही, जो भी याद करने वाला चीज होगा मैं टिक 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 करूंगा और आप उसको देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नोट्स लाता हूँ और नोट्स से ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आ गया ये रहा, ये देखिए मैं आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ा रहा था, आपको कुछ एडिंग वेडिंग भी करने बोला था मैंने। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है। इसके बाद हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट कर दिया था, हमने कहा था एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों अलग अलग तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है। ज्यादा केस क्या है कि वो ज्यादा हार्मफुल कौन है, कैटाबॉलिज्म वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है, देख लीजिए, इफ दैट एंजाइम वाज यूज्ड इन कैटाबॉलिज्म, एक्युमुलेशन हो जाएगा किसी चीज का, तो किसी भी चीज का एक्सेस की वजह से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा था। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने कहा कि मतलब कि इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहले हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। उसमें देखिए एल्केप्टोन यूरिया पढ़ चुके हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ चुके हैं, एल्बिनिज्म पढ़ चुके हैं, टे सेक्स डिजीज पढ़ चुके हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया पढ़ चुके हैं, थैलेसीमिया पढ़ चुके हैं। थैलेसीमिया में अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा अल्फा पढ़ चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का कंपैरिजन कर चुके हैं। तो यहाँ जाके अब आप क्या करोगे, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्किड का मैटर जो भी मैंने बोला है स्किड के बारे में, ठीक है, स्किड का मैटर यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। कर लोगे ऐड स्किड का जो भी अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, एक मिनट में दिखा देता हूँ, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए स्किड का जल्दी, 1 2 3 क्लिक, ले लिए। चलिए तो आप क्या कीजिएगा कि ये वाला मैटर जो है स्किड का अपने मन से वहां पे लिख के ऐड कर लीजिएगा, जो भी बातें मैंने बोला है आप ऐड कर सकते हो अपने भाषा में लिख के, ठीक है। तो आप स्किड को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जस्ट यहाँ पे छोटा सा पेज चिपका दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। मैंने पहले कहा इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है हम लोग को, हमारा सिलेबस में है, जितना है उसको भी बहुत डिटेल में नहीं समझना है, जितना बोलूंगा उतना ही समझना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो शायद यहाँ से बन जाए, ठीक है। देखिए उसमें पहला डिसऑर्डर है जिसका नाम है हंटिंगटन्स कोरिया। अच्छा बताइए, मैंने कहा ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है डिसऑर्डर इस केस में होगा या फिर इस केस में होगा। और यहाँ पर ये जो डोमिनेंट अलील है ना, चाहे यहाँ पर एक हो या चाहे यहाँ दोनों हो, ये डोमिनेंट अलील कुछ अदर ही कुछ उटपुटांग टाइप का प्रोडक्ट बना दे रहा है, और वो उटपुटांग टाइप का प्रोडक्ट का नाम है हंटिंगटन्स प्रोटीन। यहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ ओ छूट गया, ठीक है, हंटिंगटन्स प्रोटीन, इसलिए इसका नाम पर हंटिंगटन्स कोरिया। और पता है ये प्रोटीन कब बनाना स्टार्ट करता है, ये जीन एक्सप्रेशन अपना शो करता है कब, अप्रोक्सीमेटली 35 साल के बाद। उसके बाद बॉडी में इसका एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है हंटिंगटन्स प्रोटीन का, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 साल पर जाकर डेथ हो जाता है। तो काफी लंबे समय बाद डेथ होता है, तो आप समझ ही चुके हो कि ये डिलेड लिथैलिटी का एग्जांपल होगा। बस इतना याद रखना है। टेक्निकल चीजें यही है, टेक्निकल चीजें क्या है कि डोमिनेंट के केस में डोमिनेंट ये हो चाहे मतलब हेटेरोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, ये कुछ ऐसा उत्पटांग प्रोटीन बना रहा है जिसका नाम है हंटिंगटन प्रोटीन।
और ये जब एक्यूमुलेट होने लगता है, जब टॉक्सिक होने लगता है, और इसको बनाने वाले जो डोमिनेंट एलील हैं ये एक्टिव ही कब होते हैं, एक्सप्रेशन कब शो करने लगते हैं, 35 साल के बाद, तब जाके एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। नियरली 40 से 50 साल के बीच में जाके डेथ हो जाता है, तब तक आदमी ऑलमोस्ट अपना लाइफ जी लेता है, ऑलमोस्ट जी लेता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब ये भी चर्चा आपको कर ही देते हैं, जब मैंने इतना बता दिया तो ये भी थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होने वाले हैं। देखिए ये जो प्रोटीन है ना, जिसका नाम मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, हंटिंगटन प्रोटीन, ये क्या करता है बच्चों, आपकी ब्रेन के सेल्स में जाके डिपोजिट होने लगता है और ब्रेन के सेल्स को मारने लगता है। जो न्यूरॉन्स है ना, उसके लिए मेनली टॉक्सिक है, उसको डायरेक्ट डेथ काउज कराता है, डायरेक्ट डेथ, न्यूरॉन का डेथ उसके लिए जहर है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेन का पार्ट मरने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन श्रिंक होने लगता है। शायद ही आप जीवन में ऐसा कोई आदमी देखे होगा, ऐसा डिसऑर्डर रेयर होता है। अगर आप ऐसा किसी को देखे हो कि वो अच्छा खासा जवानी तक बढ़िया था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे 40-50 साल तक एज हुआ, उसका ब्रेन श्रिंक होने लगा, तो एक सिम्टम्स लिखा होगा श्रिंकेज ऑफ ब्रेन। लगभग 25 से 30% ब्रेन का पार्ट श्रिंक हो जाता है, ये इस प्रोटीन के वजह से, टॉक्सिक प्रोटीन। अच्छा बताइए, अगर ब्रेन का पार्ट मरने लगेगा और सीएनएस खास करके मरने लगेगा, तो आपको नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ा रखा है, अगर सीएनएस का पार्ट मरने लगेगा तो आपका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाएगा। सिग्नल कब जाएगा, आप मूवमेंट कब करोगे, थप्पड़ अभी मारेंगे, 4 मिनट बाद आपको दर्द होगा, अरे कोई थप्पड़ मारा मुझे, समझ रहे हो, आप बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, मतलब आपका मूवमेंट जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डिस्ट्रक्ट होने लगेगा तब तो समस्याएं आनी ही आनी है। तो देखिए दूसरा सिम्टम्स लिखा है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। सब बात आप खुद को रिलेट कर सकते हो, अगर ब्रेन की प्रॉब्लम आई है तो आप समझ ही रहे हो ना क्या होने वाला है। हाँ लेकिन ये चीजें धीरे धीरे होगा, मैंने कहा ना 35 साल से स्टार्ट होगा प्रोटीन का एक्यूमुलेशन, डीजनरेशन स्टार्ट होगा और लगभग 7-8 साल लग जाएगा पर्सन को मरने में। इसलिए कहते हैं इसको प्रोग्रेसिव डीजे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब धीरे धीरे डीजेनरेट होगा ब्रेन, सही कर लीजिएगा, डीजेनरेटिव हो गया, ठीक है। इट इज प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, धीरे 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 ब्रेन का डिसऑर्डर मतलब डीजेनरेशन होगा, खास करके नर्वस सिस्टम का। और आपको पता है ब्रेन में ही सेरिब्रम में एक सेंटर है जिसका नाम है ब्रोकाज एरिया, ब्रेन में पढ़ा रखा है, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाऊंगा। ब्रोकाज एरिया जब खत्म हो जाएगा तो आपका आवाज भी अब क्लियरली नहीं आने लगेगा। अच्छा खासा जवानी तक सब कुछ अच्छा बोल पाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ब्रोकाज एरिया भी मर गया, खत्म हो गया, उसके सेल्स वगैरह मर गए, तो स्पीच नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, बोलना चाहोगे कुछ और बोल ही नहीं पाओगे। ये चीजें आपको 40 साल बाद होगी, सिम्टम्स ये बाद में दिखेंगे। ये हुआ, इसके बाद धीरे धीरे पैरालिसिस होने लगेगा। आपको मैंने कहा ना, आपके सारे स्केलेटल मसल्स को सीएनएस कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो वॉलंटरी ऑर्गन है। अगर सीएनएस खत्म होगा तो मूवमेंट तो अब नॉर्मल होना ही है। दूसरा और क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर एक पार्ट का न्यूरॉन डैमेज, अब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, खेला खत्म। बाकी पैरालिसिस में आपको नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे समझा दूंगा फिर से। तो ये प्रोग्रेसिव पैरालिसिस धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक से आज पर्सन काम करना बंद हो गया, पता चला ये ऑर्गन गए, फिर पता चला कुछ दिन में वो ऑर्गन गए। मुझे याद आ गया, मैंने देखा एक आदमी ऐसा मेरे सोसाइटी में है, अचानक से याद आ गया, हाँ उसके में यही हो रहा है, धीरे धीरे सारे ऑर्गन गायब हो रहे हैं। ब्रेन तो मैंने उनका श्रिंकेज ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन वो बोलने में भी प्रॉब्लम होने ही लगा है, उसको बोल नहीं पाते ढंग से, मूवमेंट गड़बड़ा चुका है उसका। और पैरालिसिस तो अलग अलग ऑर्गन में होते रहता है, साल 2 साल में पता चलता है अब उसका वो भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, अब उसका वो भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो ये तो देख ही रहे धीरे धीरे, ठीक है। अब आते हैं लॉस ऑफ मेमोरी एंड जजमेंट पावर, बिल्कुल सही बात, मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जिन जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। सेरिब्रम में एक एरिया होता है फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब बहुत सारी काम करती है, बहुत सारी काम। सेरिब्रम का जो फ्रंटल लोब होता है उसी में सेंटर होता है मेमोरी सेंटर, और ये मेमोरी सेंटर क्या करता है, और जजमेंट पावर भी वहीं पे होता है कि आप कोई भी चीज जज कर पाओ। जैसे आप आए स्टार्टिंग में मेरे पास पढ़ने आए, 1-2 लेक्चर किए, फिर आप जज किए ये टीचर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, और उसे बेटर है या नहीं है। तो आपने जो ये सब चीज जज किया है, ये सब चीज जज करने के लिए आपके ब्रेन के सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में जो सेंटर्स हैं बैठे हुए, वो उसके जो नर्वस टिश्यू है वो अगर मरने लग जाएंगे तो आपको कोई भी चीजें याद नहीं रहेगी। आज मैंने आपको बोला कि 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट करा देना,
आप भूल जाओगे। अगर आपको नहीं बोला जाए 10 दिनों तक तो आप कराओगे नहीं। और फिर मैं आपको कल भी बोलूंगा अगर कि अरे मैंने बोला था कल पेमेंट कराने के लिए, तो आप बोलोगे कब बोला था, आप तो नहीं बोले थे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आपको जो मैंने बोला आपका ब्रेन मेमोरी में सेव किया ही नहीं उसको। इसके अलावा जो भी चीज ऑलरेडी पहले सेव किया हुआ था कि मैं 10th क्लास में मेरी वो फ्रेंड हुआ करती थी, वो भी भूल जाओगे आप, उसका शकल भूल जाओगे, क्योंकि उसका जो पिक्चर है वहीं पे ब्रेन के फ्रंटल लोब में जो मेमोरी एरिया है वहां पे पिक्चर सेव है। वो सेल मरा, उस लड़के का डिलीशन, उस लड़की का इमेज डिलीट हो गया, कुल मिला के मेमोरी लॉस हो जाएगा, जजमेंट पावर भी लॉस हो जाएगा। तो मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूं ना। तो ये है आपका हंटिंगटन कोरिया। सारा खेल हो रहा है इस हंटिंगटन प्रोटीन के वजह से, और ये सारा का सारा खेल हो रहा है ब्रेन से रिलेटेड। मेमोरी लॉस होना, जजमेंट पावर लॉस होना, पैरालिसिस, स्पीच अच्छे से नहीं कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होगा, श्रिंकेज हो जाएगा ब्रेन का। ये सब क्या है, हंटिंगटन कोरिया के सिम्टम्स हैं। इट इज प्रोग्रेसिव जेनरेटिव डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। दोनों का समझ में आ गया? ये जल्दी बोलिए। यस सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो 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 बोलो। सर फिर इस पर्सन को डेथ करने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि बोले तो इसका 50 साल। 50 साल। ये पर्सन के अंदर अगर ऐसा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट आया है या ऐसा या फिर ऐसा आ चुका है, तो 30 साल के 35 साल के बाद ये जीन इसके एक्टिव होते हैं, ये वाले। अगर इस कंडीशन में है ये, और अगर इस कंडीशन में जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट आया है तो ये दोनों जीन 35 साल के बाद तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। और उसके बाद अरे मैं जिसको देखता हूँ सोसाइटी में, हम लोग मामा मामा बोलते थे उसको, तो वो जो है अच्छा खासा काम करते थे, वो हॉस्पिटल में डाटा ऑपरेटर का काम करते थे, ठीक है। और मैंने उसको देखा भाई, उसका बेटा उठा हम लोग के साथ हमारे साथ पढ़ता था, वो अच्छा खासा जिंदगी जी लिए हैं। अब उनको समस्या आ रही है, तो 35 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी, ये जीन एक्टिव होगा, ये प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। अभी तक उनका डेथ तो नहीं हुआ, पता नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं उनके बारे में। एक बार साल हल्ला हुआ था, डेथ हो गया, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग गई है। डेथ अप्रोक्सीमेटली 50 साल पे जाके हो जाएगा। अगर पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो 55 जा सकता है। कोई बाउंड्री लाइन थोड़ी है कि आज 50 साल हो गया चलो मरो जबरदस्ती, ये बाउंड्री लाइन थोड़ी है। हो सकता है, मैंने कहा ना 40 से 50 के बीच में रेंज है। 35 साल में जीन एक्टिव हो जाएगा, 40 से 50 साल के बीच में उसका डेथ हो जाएगा। क्लियर है? यस चलिए अगला, अगला है अल्जाइमर। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, 6 मिनट समय हो जाएगा। अगला है अल्जाइमर। देखिए अभी मैंने जो आपको कहा कि जो हंटिंगटन कोरिया था उसमें एक पर्टिकुलर जीन के वजह से, जो ऑटोसोम पर होता है, एक पर्टिकुलर जीन के वजह से हंटिंगटन प्रोटीन बनता है और वो ब्रेन का डीजनरेशन कराता है, ठीक है। लेकिन यह अल्जाइमर जो है ऑटोसोम पर ही मौजूद एक से अधिक जीन के वजह से होता है। आप यहाँ पे चाहें तो लिख लीजिए, यहाँ लिखा है ड्यू टू मोर देन वन जीन, तो ये लिख लीजिए ऑल जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये सारे जीन ऑटोसोम पर हैं, लेकिन हाँ एक से अधिक जीन का इन्वॉल्वमेंट है, एक से अधिक जीन का इन्वॉल्वमेंट है। लाइक से कि आप कह सकते हो A1 इस कंडीशन में आ सकता है, A1 या फिर ऐसा लिख सकते हो A2 ये 1 2 समझ रहे हो ना, अलग अलग ऑटोसोमल एलील है। क्लियर? ऑटोसोम पर जीन पर मौजूद है, ठीक है। इसमें भी डेथ वही 40 से 50 साल बाद होती है, जिसको डिलाइड लीथैलिटी कहते हैं, देर से डेथ होगा। इसमें जो अक्यूमुलेशन होता है, अच्छा उसमें कौन सा प्रोटीन अक्यूमुलेट हो रहा था? हंटिंगटन प्रोटीन। यहाँ जो प्रोटीन है उसका नाम है एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड एपोई प्रोटीन। ये क्या है? एपोई प्रोटीन। नाम याद है तो ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख लो यार, डॉक्टर बनने जा रहे हो, याद रखो ना। एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड एपोई प्रोटीन, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे एमबीबीएस। ये भी ब्रेन में जाकर जमता है, और ये भी वही काम, लगभग इसका 38 से 39 साल के आसपास ये जीन एक्सप्रेस होता है। 40 साल से हार्मफुल इफेक्ट दिखाने लगता है, और जो बहुत ज्यादा वीक होगा जिसका ब्रेन पार्ट, वो 40 से 45 साल में मर जाएगा, बहुत ज्यादा 50 साल तक जा सकता है। तो 40 से 50 साल में जाके इसका भी डेथ हो जाता है। और इसमें भी सिम्टम्स एकदम सेम, लेकिन इसमें बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें ना सडन लॉस ऑफ मेमोरी होगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, अच्छा बोलो अभी क्या पढ़ा है इस डिसऑर्डर का जस्ट पहले, क्या पढ़ा है निशा? अल्जाइमर के जस्ट, अल्जाइमर के जस्ट पहले कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा है?
इससे पहले वाला। इंटेंस कोरिया। हाँ हाँ, तो अगर आपको ये डिसऑर्डर होगा ना तो आपको 1 मिनट की बातें भी याद नहीं रहेगी क्या बोला मैंने। ये पेन रख रहे, ये पेन है, आप अपने बगल में रख दोगे और उसके बाद कुछ किसी से 1 मिनट बात कर लोगे, फिर भूल जाओगे पेन कहाँ रखे, भूल, और ऐसा हमेशा होगा, एकदम सडन लॉस ऑफ मेमोरी, समझ में नहीं आएगा क्या हम कहाँ रख दिए। तो ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। और इसमें भी वो सब बातें, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, स्पीच नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, अरे ब्रेन का डिसऑर्डर है तो ये सब तो आम बात है, होना ही है। जजमेंट पावर चला जाएगा इसमें भी। बस इसमें एक खास बात क्या है, सिम्टम सेम है, बस इसमें एक खास बात क्या है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, 1 मिनट की बातें भूलने लग जाओगे, क्या कर दिए, कहाँ रख दिए, क्या बोला अभी हमने, खुद को पता नहीं होगा, भूल जाओगे। तो ये अल्जाइमर है। तो ये दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और ये दोनों ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इट इज प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव, यहाँ स्पेलिंग सही है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। तो बोलो दोनों को अल्जाइमर समझ में आ गया। यस। चलिए अब इसी में डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर अगर आपके पास जगह हो तो यहाँ पे हटा लेना, इसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। यहाँ पे देखो लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी लिखा हुआ है, मसल डिजनरेशन, एक्सट्रीमली रेयर होता है, ये भी एक प्रकार का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसका रीजन मतलब कि इसका पूरा जो मैकेनिज्म है ये आपको नहीं जानना है, आपके लेवल पर नहीं है, बस आप ये समझो कि जो है मसल्स का डिजनरेशन हो जाता है, क्या कहता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोल रहा हूँ, ठीक है, मायोमेंटा मसल होता है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो इस ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का ही एग्जांपल है, ये ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने 3 बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ छोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम नया मीटिंग क्रिएट करते हैं, जस्ट तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं नया मीटिंग में।